ईरान के सुप्रीम लीडर रेवोल्यूशन लीडर जो आयतुल्ला खामनेई हैं, उनको असैसिनेट कर दिया गया। आज पाकिस्तान ने स्टेटमेंट भी जारी की कि ये जो ओल्ड एज एक रिवाज था कि लीडर्स को नहीं मारा जाता था, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं कि फिक्रिया ये कि ट्रेस किस तरह किया गया है उनको, अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा वलीसम है। सारे का सारा ईरान बिलखसूस इस वक्त जो है तैयारी ये है कि सारे खंडर बना दिया जाए उसको, तो वो बिल्कुल। लेकिन जो मैं पढ़ रहा था खंडर बनेगा किस तरह, हिजबुल्ला 1 लाख से ज्यादा हिजबुल्ला है, 1 लाख से ज्यादा होती 80,000 से 1.5 लाख उनकी कैलकुलेशन, उनकी रिक्रूटमेंट। और जो जीसीसी कंट्रीज है उन सब की फौज मिला के ईरान की फौज से कम है, और जो पासदराने इनकलाब है वो अलग है उसके ऊपर। वो एक ग्रिड स्टेशन रुके, ये खत्म। चीमा साहब, इनके प्लांट पानी फिल्टर करने वाले अगर एक उड़ गया, खत्म। चीमा साहब, ईरान ने नीचे से इनके इंटरनेट की तारें किसी ने काट दी, ये खत्म। ये 3 चीजें सारी मैं सामने आपके। इंपीरियल प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि चीमा साहब कि आप मुकन्ना जुडिशरी और सारी चीजों को छोड़ के एक साइड पे रख के सारी ताकत आप खुद इस्तेमाल करें और आप यू बिहेव लाइक अ किंग। दूसरा, जब वेनेजुएला को कांग्रेस के अंदर डिस्कस किया गया तो 5 रिपब्लिकन सेनेटर छोड़ के डेमोक्रेट साइड पे हो गए थे। जब ग्रीनलैंड की बात की थी तो मुझे अभी याद है, शायद अलास्का से एक रिपब्लिकन फीमेल सेनेटर ग्रीनलैंड जाके तकरीरें करना शुरू हो गई थी। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई से सबसे ज्यादा तकलीफ तरार साहब को हुई है। और तरार साहब जो कल तक ट्रंप के गुणगान गाते थे कि ट्रंप साहब सुपर पावर हैं, जो चाहे वो कर देते हैं, अब उन्हीं ट्रंप की ये लोग आलोचना कर रहे हैं, उनको भला बुरा बोल रहे हैं कि ये लोग तो नेतन्याहू जी के इशारे पर चल रहे हैं और नेतन्याहू और ज्यूस कम्युनिटी ही पूरी दुनिया की हॉस्टेजेस बनने वाली है। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर रेवोल्यूशन लीडर जो आयतुल्ला खामनेई हैं, उनको असैसिनेट कर दिया गया कल अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स में। आज पाकिस्तान ने स्टेटमेंट भी जारी की कि ये जो ओल्ड एज एक रिवाज था कि लीडर्स को नहीं मारा जाता था, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे, और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये कि ट्रेस किस तरह किया गया है उनको, अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा वलीसम है। चीमा साहब, दर हकीकत हमारा हर दूसरा आदमी तो मीर जाफर है चीमा साहब। हम तो बिकते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत से बिक जाते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत। चले, लेकिन चीमा साहब इससे पहले मैं हैरान हूं। कहते हैं जो मिसाइल मारे गए उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे, 30 मिसाइल जो मारे गए वो। और फिर उसके बाद जो असैसिनेशन है, इन्होंने देखें किया क्या है कि वहां कहते हैं सीआईए फॉलो कर रही थी उनको, उनकी फैमिली को भी। उनकी बेटी थी साथ, उनके दामाद थे, उनकी दोती थी उनकी टेक केयर करने के लिए, बिकॉज द मैन वाज 86 इयर्स ओल्ड। चीमा साहब, उनके सेल फोन ट्रेस किए जाते थे, लेकिन एहतियात क्यों नहीं की गई, मैं इस पे देखो। दूसरी चीज चीमा साहब देखने वाली बात यह है कि सैटरडे वाले दिन सैबत होता है, उस दिन यहूदी लोहे को हाथ नहीं लगाते। सैबत वाले दिन उन्होंने अपना रिलीजन को साइड पे करके दिन में अटैक नहीं करते, ज्यादातर रात के वक्त करते, 9:15 बजे अटैक किया। और फिर 30 मिसाइल मारे गए हैं, इसलिए मारे गए ताकि वो बंकर में पेनिट्रेट कर सके। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी,
चीमा साहब, जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी उनका हाल यही इबरतनाक होगा दुनिया में। दुनिया इज ए जंगल, जो आंख झपकता है उसको खा लेता है ताकतवर। और आज देखें आप जरा, बल्कि मुझे तो तरस आता है अमेरिकन पे। अमेरिकन भी देखें ना, ये जंग अमेरिका की नहीं है चीमा साहब। ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो मेन लैंड अमेरिका को थ्रेट हो, जिसकी कोई नहीं। लेकिन बीबी नेतन्याहू हाउ स्ट्रॉन्गर। ये जंग उसी ने शुरू की, उसी ने खत्म की है। चीमा साहब जरा गौर करें, मैं तरले लेता हूं कि हर कंट्री के अंदर एक इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी जरूरी है कि हाँ, चंद मुट्ठी भर लोग, 16 बिलियन लोग पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना लिया, पूरी दुनिया कीड़े मकोड़े। हम लोग तो असि तो फेर ही पाया चीमा साहब, असि सिर्फ 3 टाइम की रोटी खाना है। कभी गौर करो तुसी, आप कल्ले बैठ के, बल्कि जो देख रहे हैं गौर करें, तुसी सारे दुनिया तो फेरा पाए है जी। कोई कंट्रीब्यूशन अपने किसी काज में। वो कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन। मेरा की बनना है, तुसी अपने मजहब दा बनो, अपने मुल्क दा बनो, अपने आप दा ते बनो। और यहूदियां बढ़ के बखाता जी, बखाता उन्होंने दुनिया। चीमा साहब बहुत बड़ा ये मैं समझता हूं कि पूरा लम्हा पूरी दुनिया के लिए सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की मोस्ट सुपीरियर नेशन। मैंने क्वेश्चन किया था किसी यहूदी से, यहां पे मेरा दोस्त था डॉक्टर, मैं क्या आर यू जेनेटिकली सुपीरियर, तुम जेनेटिकली हमसे सुपीरियर हो यार? उसने कहा था नहीं, हम रगड़े खा के इस जगह पहुंचे। रगड़ा तो बहुत प्यारे है। 75 साल की, 75 साल की गल करो चीमा साहब, रगड़ा पूछो तो सही तुम कौन हो। आपके 25 दफा तो नक्शे तब्दील किए गए, आपके बूदों पर आपके तो 25 दफा तो आपको रिलीजन तब्दील किए फॉरेन इन्वेडर्स ने। यहाँ पे आके रगड़ा तो तो बड़ा। कौन सा फॉरेन इन्वेडर नहीं आया जिसने आपको लूटा ना मारा ना हो? चीमा साहब, पठान उन्होंने लाइनें लगा ली थी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आगे हुकूमत करने के लिए। गौरी ते अब्दाली ते सूरी लैना ला के मार दे रहे तो, लैना ला के वारी बना ली थी उन्होंने। चीमा साहब सोचे जरा, और आज भी आप बाज नहीं आते, आप आज भी कुछ नहीं सीखा आपने। तो फिर आपके डीएनए का प्रॉब्लम है चीमा साहब, इज नथिंग टू डू विद द हिस्ट्री। दूसरी एक बात है जो चीमा साहब जिस तरह कह रहा था, अ फारसा सिविलाइजेशन, ईरान, it won't be कहते ना, it won't be an easy cake। चीमा साहब 30 साल ये जाइनिस्ट जो थे, इनकी 30 साल की ख्वाहिश थी रजीम चेंज कर। रजीम आज भी चेंज नहीं होगी चीमा साहब वहां पे। तो सारे का सारा ईरान बिलखसूस इस वक्त जो है तैयारी ये है कि सारे खंडर बना दिया जाए उसको। तो वो बिल्कुल, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था खंडर बनेगा किस तरह, ठीक चीमा साहब, आज मैं जब इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, हिजबुल्ला 1 लाख से ज्यादा हिजबुल्ला है चीमा साहब, 1 लाख से ज्यादा होती 80,000 से 1.5 लाख उनकी कैलकुलेशन, उनकी रिक्रूटमेंट। और जो जीसीसी कंट्रीज है उन सब की फौज मिला के ईरान की फौज से कम है, और जो पासदराने इनकलाब है वो अलग है उससे ऊपर। और चीमा साहब उसमें जो सुना है कि फदाइन को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, और लॉन्ग हॉल के लिए दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग हॉल। लेकिन उसमें चीमा साहब इसमें से हासिल क्या होगा, जो मैं सबसे पहले इसका इंपैक्ट बताना चाह रहा था, बिलखुसूस मैंने 2 चीजें पढ़ी है। आबनाए हरमूज है, और दूसरा वो जो गेट ऑफ टीयर्स है, दूसरा जो इस वक्त यमन के पास है चीमा साहब, हौतीस एक्टिवेट हो चुके हैं, उन्होंने भी अटैक करने शुरू कर दिए। यहाँ पे ये दोनों चोक करेंगे तो दुनिया पे इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट बताने वाली बात ये, एक तो सारी दुनिया में अंदर क्राइसिस ऑयल का और एलएनजी का आएगा, लेकिन ये जो कंट्रीज जहां पे इस वक्त हमारे अमेरिकन एसेट्स हैं, इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा चीमा साहब? मैं बताना ये चाहूंगा, एक ग्रिड स्टेशन रुके ये खत्म। चीमा साहब, इनके प्लांट पानी फिल्टर करने वाले अगर एक उड़ गया खत्म। चीमा साहब, ईरान ने नीचे से इनके इंटरनेट की तारें किसी ने काट दी, ये खत्म। ये 3 चीजें सारी मैं सामने आपके रखना चाहता। जीसीसी तो उड़ जाने तो उसमें अर्ज ये करने वाली है चीमा साहब, टोटल ये जीसीसी कंट्रीज सारे के सारे जिनके बाद एक सिंगल फ्रूट ना टमाटर ना प्याज ना गंडा होते हैं लोग पानी फिल्टर करके पीते हैं सारा। और 90% पॉपुलेशन सारी एक्सपैट है, जिनकी कोई फीलिंग्स नहीं उस जगह पे, और जिनको ये कहते हैं मस्कीन गरीब, ये तुम 3rd क्लास सिटीजन हो, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं वहां पे। ये तो इंपैक्ट उनका है। अब यहां अमेरिका के अंदर इंपैक्ट क्या होगा, ये भी बड़ा एक अजीब सा सूरत हाल बनने वाली। इस जंग से पहले सूरत हाल क्या थी? 2 चीजें डिस्कस हो रही थी। आपकी जुडिशरी
बल्कि वो थॉमस क्लियर्स नहीं, दूसरे वो जज जो रॉबर्ट हैं, उनकी मैंने फैसला पढ़ा, जो उन्होंने फैसला लिखा, उन्होंने फैसले के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, इंपीरियल प्रेसिडेंसी। इंपीरियल प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि चीमा साहब कि आप मुकन्ना जुडिशरी और सारी चीजों को छोड़ के एक साइड पे रख के सारी ताकत आप खुद इस्तेमाल करें और आप यू बिहेव लाइक अ किंग। ये मैं नहीं अपनी बात कर रहा चीमा साहब, ये कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा था। चीमा साहब, एक तो मैंने इशू बता दिया कि जुडिशरी वाज नॉट प्लीज्ड विद इट। दूसरा, जब वेनेजुएला को कांग्रेस के अंदर डिस्कस किया गया तो 5 रिपब्लिकन सेनेटर छोड़ के डेमोक्रेट साइड पे हो गए थे। जब ग्रीनलैंड की बात की थी तो मुझे अभी याद है, शायद अलास्का से एक रिपब्लिकन फीमेल सेनेटर ग्रीनलैंड जाके तकरीरें करना शुरू हो गई थी अगेंस्ट द करंट रेजिम। तो उसमें चीमा साहब अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी लंबे लॉन्ग हाल जाएगी। जो मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया दूसरा है, बैसीते पाकिस्तानी अमेरिकन। चीमा साहब, 909 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर आपका अफगानिस्तान के साथ है, 3300 किलोमीटर का बॉर्डर आपका इंडिया के साथ है। अब आप अंदाजा लगा लें, ये तीनों बॉर्डर आउट हो चुके हैं, तीनों बॉर्डर। और फिर चौथा बॉर्डर कौन सा है चीमा साहब? ये जो बच्चे दिए हैं मेरे मुर्शिद पाक के, छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो है ना, जो सारा दिन ट्वीट पे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तौबा इस्तगफार करें। जिस तरह ये मरियम नवाज की जब तस्वीरें बना के लगाते हैं, लगता है मादर पिदर आजाद है। और इन्हें पता, मैंने मिसाल दी है कासम सुलेमानी के ऊपर, इनके मुर्शिद ने लुडियां पाइया साढ़े आज कहते नहीं ये होता तो इन्हें सामने खुलो जाए। और इसके लफ्ज से, और कहता मैं अब इंडिया से जाने शुरू कर दूं, अल्फाज। तो दोस्तों, तरार साहब ने पाकिस्तान को और अन्य जो इस्लामिक संगठन हैं उनको बहुत सारे आइडिया दिए हैं। सबसे पहले तो ये ट्रंप साहब, जिनके दिन रात गुणगान करते थे जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाते थे ट्रंप, तब ये बहुत सारे उनके गुणगान करते थे कि भारत और मोदी ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। आज उसी ट्रंप को ये पानी पी पी कर कोस रहे हैं। इनका कहना है कि ट्रंप अब सब कुछ गलत कर रहा है, जो इन्होंने वेनेजुला के अंदर किया वो गलत किया, ग्रीनलैंड के अंदर कर रहे हैं वो गलत है, और ईरान के अंदर तो गलत ही है, क्योंकि अब इनके अंदर का एक कट्टर मुसलमान जाग उठा है। अब उसके अलावा इन्होंने क्या बात करी है कि ईरान सारे अरब देशों के ऊपर हमला कर रहा है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये आइडिया क्या दे रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो अरब देश हैं उनके यहां पर खाने पीने की चीजें होती नहीं है, ना शुद्ध पानी है, ये समुद्र का पानी प्यूरिफायर करके पीते हैं। तो इनका क्या कहना है कि ईरान को उनके प्यूरिफायर स्टेशन को टारगेट करना चाहिए ताकि अरब देश प्यासे मर जाएं। और दूसरी तरफ से इनका कहना है कि इंटरनेट की केबलें काट दो, जिससे अरब देशों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे और इनको रिपेयर करने में अरब देशों को भारी भरकम खर्च होगा। मतलब एक मुस्लिम होकर दूसरे मुस्लिम देशों को किस प्रकार से काटा जाए, यह सलाह दी जा रही है तरार साहब की तरफ से। अब आप सभी ने खुद देखा वीडियो में कि इनको कितनी तकलीफ हो रही है कि कौन क्या कैसे क्या कर रहा है। ईरान सबके ऊपर हमला कर रहा है, और हमला करना जरूरी भी है। एक प्रकार से कहें, ईरान अपने डिफेंस के अंदर हमला कर रहा है, परंतु इसके हिसाब से सिविलियन को टारगेट नहीं करना चाहिए, जैसा की तरफ से ईरान से किया जा रहा है कि ईरान ने कई जगह पर ऐसी जगह पर भी हमले किए हैं जहां पर सिविलियन थे। आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर खूब हमला करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मानवता का गुणगान गाते हो वैसा मत करो। आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं इस स्ट्राइक के अंदर, और यही ज्ञान इजराइल के लिए भी बराबर से बैठता है कि उनमें भी ईरान और इजराइल के जो नागरिक हैं वो नहीं मारे जाने चाहिए, क्योंकि युद्ध सेनाओं के बीच में होता है, इसमें आम जनता फालतू में पिसती है। पर तरार साहब की जो असली शकल है वो आप सभी ने खुद देखी है, किस प्रकार से अब ईरान के और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीनों को बहुत ज्यादा ग्रेट बता रहे हैं कि वो 1.5 लाख हैं, वो चाहें तो इजराइल को मिट्टी में मिला सकते हैं। यहीं से कई हिजबुल्लाह और कई ईरान के जो हूती वगैरह हैं उनको इजराइल दशकों से निपटाता चला आ रहा है, और उन्होंने इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाया। पर एक बात इस युद्ध के अंदर गलत है कि आम नागरिक नहीं मारे जानी चाहिए, उसके ऊपर सारी दुनिया को बात करनी चाहिए, और यह बात ईरान भी जानता है और इजराइल भी जानता है। परंतु तरार साहब के इस रवैये के ऊपर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हैं। जय हिंद।